नंबर 5 की विविध प्रश्नावली। तो ये कहता है एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। तो पहली समस्या क्या है कि उस हवाई जहाज में 200 आदमी बैठे हैं। अब इन 200 में ये तो मतलब नहीं है कि गरीब बैठे या अमीर बैठे, इससे तो मतलब नहीं। समझो बात को आप। 200 आदमी बैठेंगे, पहली समस्या ये है। अब वो चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ो, क्या कहा इसने। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1000 रुपए। देखो भाई, हवाई जहाज में क्या ट्रेन में भी सभी जगह होता है, कुछ महंगे टिकट होते हैं, कुछ सस्ते टिकट होते हैं। महंगे टिकट में सुविधा ज्यादा है तो उसको अमीर आदमी लेते हैं। सस्ते में एक सीट पे 4 आदमी बैठेंगे, महंगे में एक पे एक ही बैठेगा, तो जाहिर सी बात है रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहां इसने कहा कि महंगे टिकट पर यानी प्रथम श्रेणी का फर्स्ट क्लास 1000 रुपए और सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 रुपए का लाभ कमाया जाता है। यानी जो हवाई जहाज को उड़ाने वाली कंपनी है वो अगर महंगा टिकट बेचती है तो 1000 का फायदा होता है और सस्ता बेचती है तो 600। चलो मैं इस क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ रहा। तो हवाई जहाज की कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए ज्यादा, हर किसी को प्रॉफिट चाहिए ज्यादा, तो क्यों ना उसको पूरे हवाई जहाज में हजार वाली सीट ही लगा देनी चाहिए, 200 की 200। नहीं सोच रहे तुम लोग इस बात को? भाई सबसे ज्यादा फायदा कब होगा? जब वो पूरे उसमें 1000 वाली टिकट लगा दे। सोच रहे ना? लेकिन तुम्हारी सोच से अलग है सोच। भाई अगर वो सारी 1000 वाली लगा देगा तो लोग कितने चालू हैं, वो क्या कहेंगे, तो अपने हवाई जहाज को अकेला उड़ा ले, हम तो ट्रेन में जा रहे हैं। समझो, आप लोग बात को समझे कि ये समस्या कैसे जनरेट होती है। भाई वो कहेगा तू 1000 वाली लगा दे सारे जहाज में, तू एक काम कर अपने जहाज को ले जा, हम तो ट्रेन में जा रहे हैं भाई 200 रुपए में। तो इसीलिए अब उसने क्या किया, आगे बढ़ो। ये कहता है एयरलाइंस कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करना चाहती है। मतलब एयरलाइंस ने कहा कि भाई तो कम से कम 20 टिकट तो 1000 वाले खरीदने ही पड़ेंगे, तब हवाई जहाज उड़ेगा। भाई कंपनी तो ये चाहती है मेरे 200 के 200 महंगे वाले टिकट बिक जाए, लेकिन मैंने बताया सारे अगर वो प्रतिबंध कर दे महंगे, फिर लोग उड़ जाएंगे नहीं उसमें। तो सब चीजों को ध्यान में रखना ना। अब प्रॉफिट भी चाहिए उसको ज्यादा, तो उसने कहा कम से कम 20 टिकट तो आपको क्या करने पड़ेंगे, 1000 वाले खरीदने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ो, कम से कम 20, बाकी 21 भी हो सकते हैं, 22 भी, 100 भी, 150 भी। आगे बढ़ो। 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है, तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी से टिकट यात्रा करने को वरीयता देते हैं। अब जब सर्वे हुआ, भाई जो भी उन्होंने वेबसाइट वगैरह बना रखी होगी उस पर जो सर्वे हुआ, जो अप्लाई कर रहे लोग, तो वेबसाइट तो सारी डिटेल देती है। तो वहां जो लोग क्लिक कर रहे, प्रथम चॉइस जो भर रहे, वो किसकी भर रहे? सस्ते टिकट। समझ रहे हो? और कितने लोग भर रहे सस्ते टिकट की चॉइस? कम से कम 4 गुने यात्री, यानी महंगे की तुलना में 4 गुने यात्री। यानी अगर 10 लोग महंगे को अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 40 नहीं, कम से कम 40, यानी 40 या उससे ज्यादा लोग काहे को प्रीफर कर रहे हैं? सस्ते टिकट। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? मुझे लग रहा कंसेप्ट बात समझ में आ रही होगी। बस समीकरण लिखनी रहेंगे, फिर बस एक बार समझ लो है क्या माजरा। आगे बढ़ो। हाँ, वरीयता देते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो, और अधिकतम लाभ कितना होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आप लिखिए, माना प्रथम श्रेणी, अब आप लिखें माना प्रथम श्रेणी के टिकटों की संख्या कितनी है भाई? X। प्रथम श्रेणी यानी महंगे वाले। फिर आप क्या लिखोगे? तथा दूसरे को क्या लिखा है इसने? द्वितीय श्रेणी लिखा क्या? सस्ते श्रेणी। तथा सस्ते श्रेणी के टिकटों की संख्या Y। क्लियर होगी बात? तो एक एक शर्त पढ़ते रहो और समीकरण लिखते रहो। पहली शर्त क्या थी? जल्दी पढ़ो, बोलो बोलो। प्रथम टिकट
प्रश्नानुसार लाभ। भाई सबसे पहले तो लाभ ही देखते हैं भाई। महंगे वाले टिकट पे कितने का लाभ हो रहा? 1000। और कितने टिकट बिके पहले वाले? 1000x हो गया लाभ। सस्ते वाले पे कितना लाभ है? 600y हो गया। और इस लाभ को आप मान लेंगे, कहां से मान लेंगे? माना z बराबर 1000x प्लस 600y इक्वेशन A। और हमें क्या करना है? इसको महत्तम। ओके, अब एक एक शर्त पढ़ो, लिखते चलो। पहली शर्त क्या है? बोलो। प्रथम शर्त से, जल्दी पढ़ो भाई। प्रथम शर्त है अधिकतम 200 यात्री यात्रा कर सकते हैं। पहली शर्त तो यही है कि भाई, नहीं तो क्या कहा पहली शर्त में इसने? अधिकतम 200 यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो यानी x प्लस वाई का जो मान है वो 200 होगा, या 200 से कम भी हो सकता है, या 200 से ज्यादा भी। बोलो, ऐसे करने से क्या होगा? लेस देन लगाऊं, ग्रेटर लगाऊं, क्या लगाऊं? लेस देन इक्वल 200 या 200 से कम। अधिकतम का मतलब यही तो हुआ। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। मुझे उम्मीद है यहां तक की बात क्लियर है। अब अगली शर्त पढ़ो। क्या कहा अगली शर्त में इसने? बोलो। ये कहता है कि कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। अब आप लिखें यहां कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। ठीक होगी बात? अगर 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित हैं तो x का जो मान है वो कितना होगा भाई? ग्रेटर इक्वल 20। नहीं समझ में आई बात? क्यों होगा? कम से कम। कम से कम का मतलब बोल के कम से कम पहली की श्रेणी है उसके 20 टिकट तो होनी चाहिए। तो कम से कम का मतलब 20 या उससे ज्यादा। नॉर्मल अवस्था में आप क्या लिखते थे? x का मान 0 से ज्यादा लिखते थे, लेकिन यहाँ 0 नहीं, 20 से ज्यादा। यहाँ 0 वाला नहीं चलेगा फंडा, 20 से ज्यादा। ये भी बात समझ में आ गई होगी। और पढ़ो क्या कहा? और पढ़ो। तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी से टिकट यात्रा को वरीयता देते हैं। यानी अगर यहाँ लिख दो आप, क्या था? तथापि जो भी है उसको लिख दो, है ना? क्या लिख रहे थे तो वो तो खुद ही लिख दोगे। तो उसमें क्या है? ये है प्रथम श्रेणी के लोग और ये है सस्ती श्रेणी के लोग। ठीक है, तो ये कह रहा प्रथम श्रेणी की तुलना में सस्ती श्रेणी में 4 गुने से भी ज्यादा लोग जाना पसंद। ये तो था। यानी प्रथम श्रेणी में अगर हमारे पास कितने लोग हैं? 10 लोग जाना चाहते हैं, तो सस्ती श्रेणी में कितने? 40 से ज्यादा। नहीं समझे बात आप लोग? तो 4 की गुणा किधर करूं? वाई में। क्यों? एक्स में सर 4 गुना। एक्स में इधर भाई y का जो मान है ऐसे नहीं आएगा। सुनो बात, सुनो आप भाई। x का मान अगर 10 है तो y का मान क्या दिख रहा है? यहाँ 40 या उससे ज्यादा दिख रहा है भाई। इधर की तरफ ज्यादा का निशान नहीं है भाई। x का मान अगर मैं 10 रखता हूं तो y का मान क्या होगा? 40 या उससे ज्यादा। यही तो बात इस प्रश्न वाला भी कह रहा कि सस्ती श्रेणी में महंगी से 4 गुने से भी ज्यादा लोग यात्रा करना पसंद करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन गई भाई? 3। और देखो और भी कुछ रहा है, शायद नहीं रहा। बस हो गया पूरा। अब पढ़ाए ग्राफ इसका। चलो, तो ग्राफ मैं पूरा ही करा रहा इस क्वेश्चन को, समझ लो आप लोग। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो ग्राफ बनाने में? समीकरण 1 से। 1 में क्या है भाई? 200। तो x का मान 0 रखा, y का 200, तो x की वैल्यू 0 और 200 a। उसके बाद y बराबर 0 रखा,
200,0B। पहले इसको बना ही लें ग्राफ पे। तो यहां हमने ग्राफ खींचा, ये लो ऐसे खींच दिया ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ पे एक काम करो, 50-50 के निशान ले लें। 50, 100, 150 और 200। तो एक पॉइंट तो ये होगा 200 जीरो यानी बी। 50, 100, 150, 200 ये हो गया आपका ए हो गया 0,200, ठीक है। अब ए से बी को आपने ये मिलाया और ये समीकरण आ गई x + y = 200, ठीक है ना बात। अब आप सीधी सीधी छाया भी देख ले जरा इसकी। तो छाया के लिए क्या था भाई, x + y लेस ग्रेटर नहीं लेस देन है भाई। 200 को 0, 0 से संतुष्ट कराने पर 0 < 200 ट्रू। तो इसकी छाया ऐसे इधर को, ठीक है। आप लोग कलर वगैरह से इसको बनाओगे। क्लियर होगी यहां तक की बात। अब क्या करा, समीकरण 2 से यानी x = 20। तो x = 20 यानी x = अचर। x = कांस्टेंट वाली लाइन कहाँ के समांतर होती है, y अक्ष के। भूलते बहुत। तो y अक्ष ये है, तो इसके समांतर यानी 20 से जाएगी। तो ये चली गई 20 से ही तो जाएगी भाई, जब x = 20 है। तो ये होगी x = 20। या इसको आप ऐसे याद रख लिया करो, ये y अक्ष है। y अक्ष क्या होता है, x = 0। 0 से जा रहा तो x = 0, 1 से जा रहा x = 1, 20 से जा रहा तो x = 20। क्लियर। अब छाया देख ले इसकी। अब इसकी छाया के लिए भी 0, 0 से करा दो, क्योंकि 0, 0 से थोड़ा जा रही है। तो इसकी छाया के लिए आपने क्या लिखा है, ऐसी यहां लिखा छाया के लिए 0, 0 से किसको भाई, x > 20 को संतुष्ट कराने पर 0 > 20 फॉल्स। तो इसका मतलब छाया किधर को चलेगी इसकी, छाया इसकी इधर को, ठीक है। समझ गए आप लोग, क्योंकि 0, 0 से तो संतुष्ट नहीं कर रहा इसको। अब तीसरी पे चलते हैं। तीसरी के लिए यही लिख देगा, तीसरी यहां लिख दे, जगह तो है ही। तो तीसरी क्या थी भाई, 4x = y। तो 4x = y या y = 4x 0, 0 से जाती है। और कौन कौन से क्वाड्रेंट से जाती है, y = 4x। अब को कुछ याद भी रख लिया करो, मूल बिंदु से जाती है। तो मूल बिंदु से या तो फर्स्ट और थर्ड में को जाएगी, या सेकंड और फोर्थ में को। तो क्या बताया था इसके लिए, फर्स्ट और थर्ड में को, क्योंकि फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस। तो अगर यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो 1 और 4 नहीं आएगा निर्देशांक में, प्लस प्लस माइनस रखेंगे दोनों माइनस के। तो इसलिए कहां से जाती है, फर्स्ट और थर्ड। अगर y = -4x होती है तो कहां से जाती, सेकंड और। याद रखा करो। तो ये होगी आपकी, क्या होगी भाई, y = 4x, ठीक होगी बात। तो कहां से चली गई, 0, 0 से। अब छाया के लिए 0, 0 से तो संतुष्ट नहीं करा सकते, किससे कराए, 50 0 से करा दें, 200 0 से करा दें, 200 0 से करा दें, किससे करा दो, तुम्हारी मर्जी है भाई। तो हमने लिखा यहाँ पर उधर से भी करा सकते हैं ना, कोई से छाया के लिए, बस वो बिंदु उस रेखा के ऊपर ना हो। तो छाया के लिए रेखा थी क्या, 4x ≤ y को कहां से करा दे भाई, 200 0 से संतुष्ट। तो x की वैल्यू 200 रखी, तो 2 चौक 800 < 0। तो 800 0 से छोटा होता है क्या, फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब क्या, 200 0 की तरफ को नहीं जाएगी छाया, किधर को जाएगी, 200 0 की तरफ को जाएगी, उल्टी तरफ को, तो ऊपर को चली गई छाया, ठीक है। अब सबसे डार्क शैडो कहाँ है बताओ, इस त्रिभुज के अंदर, यही तो है शायद भाई, यहाँ इसलिए है ना, इसकी छाया इसकी किधर को, अरे नहीं भाई, इसकी ऊपर को थी ना, हाँ ठीक है, इसकी ऊपर को, और इस वाले की ऐसे, और तीसरी कहाँ गई, ये इसकी इधर पर, हाँ ठीक है, यही सबसे डार्क एरिया आ गया।
तो इस डार्क एरिया के नाम रखो। इसको आप क्या रख दो P, इसको आप क्या रख दो Q, इसको आप क्या रख दो। अब P Q R के निर्देशांक। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ P के निर्देशांक के लिए, और ऊपर आप एक लाइन और लिखोगे, अतः दी गई समस्याओं से जो हल प्राप्त हुआ वह बाउंडेड रीजन, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, पढ़ लेना हिंदी में क्या है, बाउंडेड रीजन ही लिखे ना, कोई बात नहीं, बाउंडेड रीजन P Q R है। अतः P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक के लिए किसे किसे हल करना पड़ेगा। एक तो x बराबर 20 को, भाई P के निर्देशांक के लिए देखो ना आप, x बराबर 20, और दूसरी क्या है x प्लस वाई बराबर 200। तो x बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 200। तो जब x का मान 20 रखेंगे तो y का कितना आएगा 180। तो P के निर्देशांक क्या आ गए भाई 20 और 180। समझ में आई बात है। अब आप लिखे Q के निर्देशांक के लिए, बोलो भाई Q के निर्देशांक के लिए, बोलो बोलो Q के लिए किसे किसे हल करें। एक तो x प्लस वाई बराबर 200 और दूसरी y बराबर 4x। तो जब y बराबर 4x यहां रखेंगे आप तो कितना आएगा 5x बराबर 200 और x बराबर 40, 5 चौक 20 40। तो x बराबर 40 रखा तो y बराबर कितना आ गया भाई 160। अरे यार x बराबर जब आप 40 रखोगे तो 4 चौक 16 160 नहीं आ गया y बराबर। ऐसे भी कर सकते हैं सर इसको, अनुमान लगा के, जैसे Q इधर से इधर। अनुमान में गलत होने के चांस है ना। तो क्या आ गया निर्देशांक बताओ Q के क्या क्या है 40 और 160। Q के जो निर्देशांक आ गए 40 और 160। अब करें R के। आई अरे पहले किसकी, तो इसको P लिख दो ना, इसको कर दो ना R L, बस P Q R। अब ठीक है, ये P के आगे गलती से P Q R। अब आप लिखे यहाँ R के निर्देशांक। बोलो भाई R के लिए किसे किसे हल करना पड़ेगा। R के लिए देखो, एक तो x बराबर 20 है ही, और ये रेखा क्या है आपकी y बराबर 4x। तो यानी x बराबर 20 व y बराबर 4x। तो x का मान 20 जब रखेंगे यहाँ तो y बराबर कितना आएगा 80। तो निर्देशांक क्या आगे इसके 20,80। ठीक होगी बात। तीनों के आगे निर्देशांक बाउंडेड रीजन है। तो एक तरफ क्या बनाओगे आप, बोलो, एक तरफ बनाओगे कॉर्नर पॉइंट। यहाँ आए कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट P Q R। P के निर्देशांक बोलो कितने कितने थे 20 और 180। P के आगे 20 और 180, Q के 40 160 और R के 20,80। अब भाई Z का मान रखो। Z का क्या क्या था मान बताओ 1000x 600y। सुनो भाई, ओए x का मान जब 20 रखा है यहाँ तो 1000 की 20 में गुणा हुई तो 20,000 प्लस 600 की 80 में करी आपने 8 चंग 48 और 3 जीरो आएगी ना, दो ये देखिए, तो 48,000 ये और 20,000 ये, तो कितने हो गए भाई 68। अब यहाँ आओ Z बराबर आप 40 रखोगे तो 40,000 प्लस 160 यहाँ रखोगे, 16 छिक कितने होते हैं 16 छिक 96 और कितनी जीरो भाई 3। तो 96,000 और 40,000 को जोड़ो आप, बोलो 96,000 और 40,000 को जोड़ो ना, 96,000 ही आएगा क्या 1,36,000। यहाँ आओ 20 से करा तो 20,000, 80 से करा 8 छक 48, 48,000, तो 20 और 40 68,000। अब आंसर चेक करो भाई क्या रहा। नहीं आंसर आप उत्तरमाला में तो चेक करो क्या है।
इसका मतलब ये हुआ कि 40 टिकट तो ये महंगी बिके इसमें और 160 टिकट सस्ती बिके, तब समस्या हल होगी। सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा 1,36,000। चेक करो आंसर जल्दी जल्दी बताओ क्या है आंसर। यही है ना। तो भाई अब इस काम को करो। अब तुम समस्या को समझ गए ना कि अगर 40 टिकट महंगे वाली बिके और 160 सस्ते वाली, तब जाके सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो चौथा जो क्वेश्चन है, सुनो, मैन्युफैक्चरिंग का चौथा ही है मुझे लग रहा, और है भी नहीं शायद। आगे तो ट्रांसपोर्टेशन के हैं सारे, कल कराएंगे ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ में इसने कहा एक निर्माता 2 प्रकार के खिलौने ए और बी बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निर्माण में 3 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक प्रकार के खिलौनों के निर्माण के लिए लगा समय मिनट में। देखो भाई, मशीनें दे रखी सारी, खिलौने दे रखे। चलो आगे इसने कहा कि प्रत्येक मशीन अधिकतम 6 घंटे प्रतिदिन के लिए उपलब्ध है। यदि ए प्रकार के खिलौनों की बिक्री पर 7.5 का लाभ, बी प्रकार के खिलौनों पर 5 रुपए का लाभ हो तो दर्शाइए कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने निर्मित होने चाहिए। यानी इसने आंसर भी दे दिया, सिद्ध करने वाला आ गया। ठीक है, ये सिद्ध करने वाला आ गया। तो आप इसमें लिखें, माना ए प्रकार के खिलौनों की संख्या x, हाँ माना लिखो ए, या समझ लो कि ए प्रकार के खिलौनों की संख्या क्या मान लिया आपने x, तथा बी प्रकार के खिलौनों की संख्या y। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, लाभ। तो लाभ कितना हो रहा बताओगे आप मुझे। ए प्रकार के खिलौनों पर एक पर कितने रुपए बच रहे भाई, 7.50। तो भाई 7.50 बच रहा एक पे। खिलौने कितने हैं x, तो 7.50x प्लस बी 5 रुपए, तो 5y। ऐसे ही तो होगा भाई। तो अब आप क्या कर लेंगे, माना z बराबर 7.5x प्लस 5y इक्वेशन ए, और क्या करना है इसको मैथ। उसके बाद एक टेबल बनाते हो आप। तो आपने तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। ये आपने एक टेबल बना ली, ऐसे ही बनाते हैं ना टेबल। और टेबल में यहाँ क्या लिखते हैं, इनपुट। तो इनपुट यानी स्रोत्र। तो स्रोत्र में क्या क्या है, मशीनें, मशीन फर्स्ट। स्रोत्र में आप क्या लिख सकते हैं, मशीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो काय में नाप रहे इनका टाइम, आप बोलो मिनट। ओ मिनट है भाई, पढ़ो आप, मिनट नहीं है। सेकंड मशीन का भी टाइम कायम है मिनट में, थर्ड का भी मिनट में। अब इनपुट के बाद आप आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में क्या प्राप्त हुआ, खिलौने। तो आउटपुट में जो प्राप्त हुआ खिलौने, तो पहले जो खिलौने हैं वो कैसे हैं, ए प्रकार के है ना। खिलौने ए प्रकार के, और कितने खिलौने हैं, x। यहाँ आप लिखेंगे बी प्रकार के, कितने खिलौने हैं, y। बात समझ में आ गई होगी। तो अब इनका टाइम आप मुझे बताओगे जरा। इस टेबल पे पहुंचो। ए प्रकार वाले जो हैं, तो ए प्रकार वाले पहली मशीन पे कितना टाइम ले रहे, 12 मिनट। तो क्या आएगा यहाँ, 12x। एक खिलौने का ठीक दे रखा है इन्होंने, क्यों भाई विजय। आगे पढ़ो। ए प्रकार का खिलौना सेकंड मशीन पे कितना टाइम ले रहा है, बोलो 18। तो ये आ गया 18x। अब ए प्रकार का खिलौना तीसरी मशीन पे कितना टाइम ले रहा, 6x। ऐसे ही यहाँ चलो बी प्रकार वालों पे बोलो 6y 0 और 9y। ठीक होगी बात यहाँ तक।
जीरो के साथ भाई लिखो ना लिखो। अब नीचे आप क्या लिखा करते थे याद है? प्रश्न अनुसार। क्या कहा प्रश्न अनुसार इसने? अधिकतम, इसने कहा प्रत्येक मशीन, बोलो, अधिकतम 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब 360 मिनट, ब्रैकेट में लिख दो, के लिए उपलब्ध है। तो इसका मतलब पहली मशीन का जो टाइम है वो कितना है? 12x प्लस 6y। और निशान कैसा आएगा? लेस देन इक्वल। समझ में आ गया लेस देन इक्वल क्यों आ रहा? ज्यादा 6 घंटे अधिकतम। ओके, दूसरी मशीन का टाइम कितना है भाई? 18x लेस देन 360। वही तो है ही। अब तीसरी मशीन का कितना है रे विजय? 6x प्लस 9y लेस देन इक्वल 360। तीनों बन गई इक्वेशन। अब चौथी पांचवी क्या रहेगी? x ग्रेटर 0 और y ग्रेटर 0। ये तो तुम्हें पता ही है क्यों लिखते हैं इनको, क्योंकि खिलौनों की संख्या पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या अब ये क्वेश्चन हो सकता है? क्या दिक्कत है इसमें? तो अब हमारी जो पेंडिंग रहेगी वो केवल क्या रहेगी? ट्रांसपोर्टेशन। अब इसका ग्राफ यही बनाओ अब, ठीक है? इसको अपलोड कर दे बस।